ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलिए, तो बिजनेस कम्युनिकेशन अपना सब्जेक्ट चल रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 6 जो हमने लास्ट पढ़ा ना, ये देखो चैप्टर्स कनेक्टेड है। पहले हमने लिसनिंग स्किल से स्टार्ट किया चैप्टर 5, फिर देखा चैप्टर नंबर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर आए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पे। कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस में थोड़ा फर्क था। कम्युनिकेशन में इन जनरल कैसे बात करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो पॉइंट्स थे। कॉरेस्पॉन्डेंस में थोड़ा राइटिंग और प्रेजेंटेशन बताया था, लेटर, ऑफिस सर्कुलर्स, मेमो, ये सब कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब एक स्टेप उससे आगे बढ़ रहे हैं। अगेन बात कॉरेस्पॉन्डेंस की ही हो रही है, लेकिन ई कॉरेस्पॉन्डेंस दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब आपका जो ईमेल ड्राफ्टिंग है। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस हम राइटिंग में कर रहे थे, लेटर के फॉर्म में, मेमो के फॉर्म में, वही चीज हम यहाँ पे ईमेल के फॉर्म में करते हैं। तो लिखने का तरीका मोर और लेस सेम रहेगा, बस यहाँ पर टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा और फिजिकल पेपर की बात नहीं होगी, उतना फर्क रहेगा। अब ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कितनी बार तो एक दिन में कंप्लीट भी हो जाता है, डिपेंड करता है देखें कितना टाइम लगता है इसमें। लेकिन ये चैप्टर के अंदर इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस वाला पार्ट, ईमेल राइटिंग एंड और वो तो समझाया ही है, लेकिन स्टार्टिंग में ना थोड़ा आपको ये वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, ये सब चीजें समझाइए। तो पढ़ के आपको लगेगा आप कंप्यूटर के लेक्चर में बैठे हो, जो स्कूल टाइम में अपने कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट में पढ़ते थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रिलेट होंगी। तो कहीं ना कहीं रिविजन भी है, कुछ नए पॉइंट्स भी आएंगे, एमसीक्यू के लिए फुल फॉर्म और ये सारी चीजें भी आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में बेसिक बातें की है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी के बिना अपना काम चलने वाला है नहीं। इंटरनेट जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिना सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, और आपसे अच्छा कौन जानता है इंटरनेट के बिना चलेगा। सोचो एक दिन पूरा एक 24 घंटे का साइकिल इंटरनेट के बिना रहना पड़े, क्या होगा? रह पाओगे? वैसे तो ऐसे तड़पने लग जाएंगे, अपने बेचैनी हो जाएगी, चक्कर वक्कर आएंगे, पसीना आना शुरू हो जाएगा, अरे यार लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, अब तो क्या करें, डिप्रेशन में भी चले जाएंगे। तो 24 घंटे बिना इंटरनेट के रहना मतलब डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आजकल ट्रेंड वैसा है, तो इंटरनेट के बिना काम चलना नहीं है। पॉइंट ये है कि इंटरनेट इज नॉट ओनली फॉर टाइम पास, काम के लिए भी नेट यूज होता है। ऐसा तो नहीं कि अपने सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए इंटरनेट यूज कर रहे हैं, रील्स वाला कोटा अलग है, लेकिन बाकी का जितना भी काम है उसमें भी इंटरनेट यूज होता ही ऑब्वियसली। तो उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी है, वैसी बात हो रही है। अब यही सब बातें शुरुआत में बताई। फिर बोला कि जो भी आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इंफॉर्मेशन के लिए एक दुनिया बनाई गई जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? जितना भी इंटरनेट पे कंटेंट है वो सारा आपको इस स्पेस में मिल जाएगा, और आप ऑनलाइन सर्च करके उसमें से नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हो, और नॉलेज के लिए उसको यूज कर सकते हो। अब है क्या, उसको डिफाइन कैसे किया वो समझो। द वर्ल्ड वाइड वेब is a system of interlinked hypertext documents accessed via internet। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक बोल सकते हैं सिस्टम है। उस सिस्टम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको एक साथ कनेक्ट किया गया है, और उन डॉक्यूमेंट्स को व्यू करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। एमसीक्यू में थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में लेके जा रहा हूँ। फिर बोला अगर आपको www या वर्ल्ड वाइड वेब पे जो पेजेस हैं, ठीक है, जिसके ऊपर सारा डेटा अवेलेबल है, वो पेजेस अगर आपको व्यू करने हो, ठीक है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड अ वेब ब्राउजर। अब आपको कितना आइडिया है इसके बारे में? काफी सारी चीजें पता भी होंगी। वेब ब्राउजर किसे बोलते हैं? कुछ एग्जांपल्स। वेब ब्राउजर तो बताओ। बोलो। हाँ, कौन सा, कोई नाम है ऐसा, कोई ब्राउजर जो आप यूज करते हो इंटरनेट यूज करने के लिए? कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन? आपका गूगल क्रोम, दैट इज अ ब्राउजर। ठीक है, तो गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम कोई भी पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं। अभी आपको कोई वेबसाइट व्यू करनी है, आईसीएसआई की वेबसाइट व्यू करनी है, तो गूगल क्रोम में जाओगे, वहां पे आप www.icsi.edu ये टाइप करोगे, तब जाके ये पेज ओपन होगा ना, फिर इसका डॉक्यूमेंट आप व्यू कर पाओगे। वैसा है, तो स्टार्ट तो यहीं से होने वाला है। तो एक वेब ब्राउजर नेसेसरी होता है जिसके थ्रू आप वेब पेजेस को व्यू कर सकते हो। इसमें इमेजेस हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, वो तो आपको पता है, मल्टीमीडिया वाली चीजें वेबसाइट पे हो सकती है। और एक हाइपर लिंक भी होता है। व्हाट इज एग्जैक्टली हाइपर लिंक? हाइपर लिंक क्या होता है? हाँ हाँ, हाईलाइटेड होता है। देखो कोई पेज के ऊपर ना ब्लू कलर का अंडरलाइन किया हुआ होता है, दैट इज हाइपर लिंक। तो उसका यूज क्या होता है? उस पर क्लिक करने से कुछ होता है? इंफॉर्मेशन आ जाती है, मतलब आप क्लिक करोगे तो आपको किसी और पेज पे लेके जाएगा, तो दैट इज हाइपर लिंक। अब ये अपने देख भी सकते हैं, अपने पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान में रहेगा। बहुत बेसिक सी चीज है, बस चलो ठीक है। ये ब्राउजर है आपका गूगल क्रोम। अब यहाँ पे अपना फैसिलिटी है कि लाइव देख सकते हैं, तो ट्राई करते हैं। अब ये आपका सर्च बार हो गया,
CS की वेबसाइट आपकी, ठीक है। अब अपना होम पेज आ गया। तो इस तरीके से आपको कुछ भी डेटा सर्च करना हो तो ब्राउजर में जाके आप सर्च बार में वो वेबसाइट जो है वो यूज कर सकते हो और उस पर जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। अब अपने वो एक्लिप्स के बारे में उस दिन देख रहे थे, ठीक है, तो सर्च करके रखा है तो इजी है। अब देखो जैसे आपने एक्लिप्स टाइप किया तो जितने भी पेजेस हैं एक्लिप्स को लेके जितना भी डेटा है ना वो सारा अवेलेबल है। अब ये सारे हाइपर लिंक्स हैं। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे देखो कहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो हाइपर लिंक्स हो गए। इसमें भी आप देख लो, आपको दिख रहा है हाइपर लिंक्स, जैसे ब्लू वाला जो पार्ट है, जैसे हाइपर लिंक देखो दूसरे पेज पे ले गया। तो आपको ना कहीं कनेक्ट करता रहेगा। तो जो चीज आपको नहीं समझ आएगी आप उस पर सीधा क्लिक करोगे, भाई बाइट कोड क्या होता है पता नहीं, चलो क्लिक करके देखते हैं, तो वहीं से समझ आ गया। हाइपर लिंक आपको ना अलग अलग पेजेस को पास करने में या वहां पे जाने में हेल्प करता है। दिस इज अ बेसिक थिंग। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं और भी देखते जाएंगे जो कुछ आता जाएगा। तो इनको लिंक अपने लिंक शेयर कर देना, यूट्यूब का लिंक शेयर कर देना, तो वो कुछ नहीं, वो हाइपर लिंक है, फुल फॉर्म हाइपर लिंक है। अपने हर चीज का शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, तो हम बोलते हैं लिंक शेयर कर देना, बट पूरा नाम उसका हाइपर लिंक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज वेब, वापस वही आ गया, वर्ल्ड वाइड वेब। तो अपन ने अभी देखा इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसपे सारा डेटा उन्होंने प्रोसेस कर रखा है, वैसा है। द वर्ल्ड वाइड वेब यूजेस HTTP प्रोटोकॉल। ये एक लैंग्वेज है जो इंटरनेट पे यूज की जाती है टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड HTTP प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म लिख लो, दिखाई देता है। HTTP का फुल फॉर्म लिख लो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्लियर। तो ये है क्या, वो भी इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है। एक सेट ऑफ रूल्स है जो यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है, दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स, और कुछ भी नहीं है। ज्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे अपने, जितना डिटेल में जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना ठीक है, क्योंकि अपनी फील्ड नहीं है ये। अब आगे फिर वेब ब्राउजर की बात कर रहे हैं। वेब ब्राउजर में देख लो ये सारे नाम है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, एक मोजिला फायरफॉक्स आता है, ठीक है, एक एप्पल में सफारी ब्राउजर आता है, तो वो सब चीजें हैं। तो इसके थ्रू आप व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज अ ब्राउजर, वापस से वही आंसर। गूगल क्रोम की बात हो रही थी, वो ब्राउजर है। अब इस पे जो वेब पेजेस आप देखते हो ना, HTTP एक प्रोटोकॉल, एक सेट ऑफ रूल्स है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। वैसे ही जो वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए एक लैंग्वेज है और दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड HTML। कहीं ना कहीं स्कूल टाइम में भी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इट इज अ लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। वेब ब्राउजर आपको अलाउ करता है ये HTML टैग्स को प्रेजेंटेबल कंटेंट में कन्वर्ट करने के लिए, जिस फॉर्म में आप उसको पढ़ सकते हो। अब बोला कि एक ब्राउजर के अंदर कौन कौन से बटन होते हैं, ये सारे ऑप्शंस अपने तो लाइव देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आपका ब्राउजर है। अब अपन चले जाते हैं होम पेज पे। तो इसमें जितने बटन है ना वो सारे उन्होंने वहां पे लिखे हुए, होम बटन, बैक बटन, रिफ्रेश बटन, सर्च बार, ये सब चीजें हैं। डाउनलोड करना है, कुछ चीजें आपको स्टार मार्क करके रखनी है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो नॉर्मली अपने बोलते हैं कि दिस इज
द प्रेजेंटेशन पार्ट, ब्राउजर दिखता कैसा है, ये सब है देख लो। टैब्स होती है अलग अलग, टैब्स का मतलब डिफरेंट विंडोज ओपन कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, वो सब चीजें हैं, तो टैब इसे बोला जाएगा। ये आपको और टैब्स ऐड करनी है, आप कर सकते हो, कुछ और पेजेस, मल्टीपल पेजेस एक साथ चलाना है, तो ये सब हो सकता है। सबसे खतरनाक चीज है हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। रिसेंट हिस्ट्री क्या चीज है, आपने जितना कुछ सर्च किया होगा ना वो सारा इसमें दिख जाएगा, तो क्लियर करना भूलना नहीं होता है इसको, ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो रिसेंट हिस्ट्री जो है सबसे खतरनाक चीज है, और ये थोड़ा बोलते ना पंगे वाली चीज भी है, क्योंकि आपके जितना भी आप इंटरनेट पे डेटा सर्च करते हो ना, आपको ऐसा लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन गूगल वाला खुद ही देख रहा होता है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है, और वो यूज करता है एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि ऑनलाइन आपने कुछ प्रोडक्ट सर्च किया हो कुछ शॉपिंग करने के लिए या कुछ, फिर उसी की ऐड आती रहती है? ये बहुत होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा पे बहुत होता है। आपने सपोज ऐसे ऐप खोल लिया, नोटिफिकेशन आते रहते हैं डिस्काउंट अवेलेबल ये वो, फिर अपना मन करता है चल बैठे बैठे टाइम पास करते, देखते तो नया कलेक्शन कैसा है, खरीदने का प्लानिंग नहीं है लेकिन कलेक्शन देख रहे हैं। अब बात शुरू यहीं से होती है, आप कलेक्शन देखते हो, कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है, फिर आपका मन करता है बोले यार ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आप उसका प्राइस देखते हो, फिर लगता है पैसे कौन देगा, ठीक है, घर वालों से मांगेंगे तो सुनना पड़ेगा, तो आपने सोचा जाने देते हैं, अभी तो बहुत सारे कपड़े खरीदे हुए रिसेंटली, ऐसी कोई नीड नहीं है। अब कपड़े इंसान नीड के हिसाब से खरीदता ही नहीं है, शौक के हिसाब से खरीदता है, कुछ अच्छा दिख गया चल ले लेते हैं, कभी तो काम आएगा, कभी तो पहन लेंगे, और फिर क्या होता है जब पहनने का टाइम आता है ना, तो फैशन चेंज हो जाता है। ये भी देख लेना आप, कोई कपड़े आपने ऐसे एक साल पहले खरीद के रखे हो, लेडीज में तो खासकर होता है, क्योंकि हर 2-3 महीने में फैशन चेंज हो जाता है, तो पहले से कपड़े खरीद के रखने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप 6 महीने पहले खरीदोगे, फिर इवेंट आएगा, इवेंट तक फैशन चेंज हो जाएगा, बोले आजकल ये ट्रेंड में है, ये तो पुराना हो गया। कलर में भी होता है, बोले आजकल ये वाले कलर ज्यादा चल रहे हैं, तो बोले वो कलर तो अब कोई पहनता नहीं है, बोला ये भी अलग है, हर 2-4 महीने में कलर चेंज हो रहे हैं, कपड़े पड़े पड़े पुराने हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने शॉपिंग के लिए कुछ देखा है ऐसे ऑनलाइन, अब आप सोच रहे हो क्या देख फालतू खर्चा है, जरूरत तो नहीं है, अपने को मालूम है कोई नीड नहीं है, तो रुक जाते हैं देखते हैं, तो आपने ना कार्ट में डाल के, वो विश लिस्ट में डाल के उसको छोड़ दिया सेव फॉर लेटर करके। अब जैसे ही आप ये करोगे उसके बाद आप देखना, आप इंटरनेट पे कहीं पे भी चले जाओ, कोई मोबाइल ऐप यूज करो जिसमें एड्स आती है, यूट्यूब पे चले जाओ वीडियो देख रहे हो जिसमें ऐड आ रही है, और फिर वो ऐप में ना पॉपअप ऐड आती है ना, कोई ऐप ओपन करते हैं उसमें अचानक से बीच में ऐड आ जाती है, आप क्लिक करने जाओ ना ऐड खुल जाती है, फिर वो पेज पे ले जाता है। अब हर जगह आपको वही प्रोडक्ट दिखेगा जो आपने विश लिस्ट में सेव कर रखा है, देख लेना। आपको क्या लगता है, बोले भगवान का इशारा है, सब जगह वही दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला बोल रहा है बेटा ले ले, ज्यादा सोच मत, ठीक है, आपने जाके खरीद लिया। वो ऊपर वाले का काम नहीं है, गूगल वाले का काम है, वो गूगल एड्स वाला करता है। आप जितना भी ऑनलाइन जो भी सर्च करते हो ना, गूगल एड्स वाला उसको ट्रैक करता है, फिर ना जो गूगल पे एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसकी एड्स वो आपको प्रमोट करता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाला एडवर्टाइजमेंट कर ही रहा है, मिंत्रा वाला एडवर्टाइजमेंट कर ही रहा है। अब उसको पता चल गया कि आप मिंत्रा पे कपड़े ढूंढ रहे हो, शूज ढूंढ रहे हो, घड़ियां ढूंढ रहे हो, परफ्यूम ढूंढ रहे हो, तो आपको उसकी सारी एड्स वो बाय डिफॉल्ट आपके पेज पे दिखाना शुरू कर देगा। इंस्टाग्राम पे भी आ जाती है तुरंत। ये फोन में ये लोग सुनते भी है, बीच में एक थियरी आई थी कि बोले फोन में ना माइक ऑन होता है ना आपका, आप परमिशन देते हो ना, अलाउ एक्सेस टू वीडियोस, गैलरी, माइक्रोफोन, ये सुनते हैं लोग, वर्ड्स कैच करते हैं। आप किसी भी चीज की बात करो बैठ के, आप बाद में सोशल मीडिया पे देखोगे, गैलरी में जो वॉलपेपर आते हैं उसमें देखोगे, तो आपको वही चीज दिखेगी। ऐसा होता है क्योंकि ये लोग वो चीज भी ट्रैक करते हैं कि उनको एडवर्टाइजमेंट करके सामान बेचना है, कितना एथिकल है कितना अनएथिकल है पता नहीं, बट टेक्नोलॉजी उस मामले में रिस्की भी है कि हर चीज वो लोग आपकी एक्टिविटी ऑनलाइन ट्रैक करते हैं, और सोशल मीडिया पे फिर सब जगह उसी की ऐड दिखती है। तो वो ट्रैक पूरा जो होता है, आपने जितना भी सर्च किया वो हिस्ट्री में तो है ही, और वहां से गूगल वाला ट्रैक करके जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको दिखा रहा है, ये सब चीजें, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसका भी एक रास्ता है, उसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। सुना है कुछ वर्ड सुना है? इनकॉग्निटो मोड जो है ना, वो ब्राउजर में होता है जिसमें आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती। ठीक है, अभी बताना कितना सही है कितना नहीं पता नहीं, लेकिन ट्राई मारते देखो। ये है इनकॉग्निटो मोड, देखो टोपी बना रखी, चश्मा बना रखा है, तो क्या लिखा है, others who use this device won't see your activity, so you can browse more privately. This won't change how data is collected by website you visit and the services they use, including Google. Downloads, bookmarks and reading list item will be saved. ये बता दिया ना, Chrome won't save your browsing history, cookies, site data, information which is entered in forms. Your activity might still be visible to websites you visit, your employer or school, your internet service provider. ये इनकॉग्निटो मोड है, इसमें जो आप सर्च करोगे वो हिस्ट्री में दिखेगा नहीं कि आपने सर्च किया, ये एक फर्क है। अब इसमें गूगल के ऊपर केस हो चुका है,
बहुत सारे यूजर्स ने कंप्लेंट किया कि भाई मैं इनकॉग्निटो मोड में सर्च कर रहा हूँ, फिर भी गूगल वाला मुझे वो सेम प्रोडक्ट्स की ऐड दिखा रहा है। दैट मीन्स गूगल नोज कि मैं ये सर्च कर रहा हूँ, तो फिर प्रिवेसी कैसी हुई? गूगल एड्स में आप कैसे उस चीज को लिंक कर सकते हो? तो मतलब ही नहीं हुआ ना फिर इनकॉग्निटो मोड पे जाने का। तो वो केस हुआ और गूगल वो केस हार गया और कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसको फाइन पे करना पड़ा टू द अथॉरिटीज, क्योंकि उसने प्राइवेसी ब्रीच की। क्योंकि जो उसने कमिटमेंट दिया था कि आपकी प्राइवेसी रहेगी, वो कमिटमेंट उसने फुलफिल नहीं किया और एडवर्टाइजमेंट आने लग गए वैसा। तो वो चीज है। अब इसमें इन्होंने थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया, दिस वोंट चेंज हाउ डेटा इज कलेक्टेड बाय वेबसाइट्स यू विजिट एंड द सर्विसेज दे यूज इंक्लूडिंग गूगल। ये इसलिए लिखा क्योंकि केस हुआ ना। अब उसने क्या बोल दिया कि भाई हाँ हम मानते हैं कि हम ये डेटा भी गूगल एड्स के लिए यूज करते हैं, तो प्रिवेसी तो रही नहीं। तो क्लैरिफाई कर दिया कि देखो जो वेबसाइट आप व्यू करोगे, वो वेबसाइट वाले जो भी डेटा कलेक्ट करते आए हैं वो लोग तो कलेक्ट कर पाएंगे, और गूगल भी कलेक्ट कर पाएगा, कोई तीसरा नहीं देख पाएगा। मतलब आपके डिवाइस में आपने क्या सर्च किया वो हिस्ट्री में और कोई चेक नहीं कर पाएगा, लेकिन इंटरनेट पे तो डेटा व्यू हो ही रहा है, तो एड्स तो आने वाली है, इसका कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, लोग एयरलाइन की टिकट बुक कराते हैं ना, उसमें बोलते हैं कि ये यूज करना चाहिए, बिकॉज अगर आप गूगल पे नॉर्मली एयरलाइन टिकट सर्च करोगे ना, तो कभी ऐसा भी होता है अपने जैसे फ्लाइट में ट्रैवल करना है, तो घर में बात हो रही है यार टिकट्स बुक करानी है, तो सब फोन पे लग जाते हैं, मैं भी चेक करता हूँ मैं भी चेक करता हूँ कौन से ऐप पे सबसे सस्ती है। अब घर में 5 लोग बैठे हैं, सब लोग अपने अपने फोन लैपटॉप पे एयरलाइन टिकट सर्च कर रहे हैं कि सूरत से गोवा जाना है। अब वो जो आईपी एड्रेस है, जो लोकेशन है, वो तो डिवाइस से ट्रैक हो रही है। तो ये जो एयरलाइन कंपनी के बुकिंग एप्स है ना, इनको चीज का आइडिया आ जाता है कि भाई यहाँ से डिमांड आ रही है, 5 लोग सर्च कर रहे हैं सूरत टू गोवा, सूरत टू गोवा, प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि प्राइस फिक्स नहीं होता ना, प्राइस फ्लक्चुएटिंग होता है। तो डिमांड के हिसाब से उनका सॉफ्टवेयर अपने आप प्राइस बढ़ा देता है और वो महंगा हो जाता है। तो वो लोग बोलते हैं कि यार या तो एक काम करो, अगर आप सब लोग बैठे हो ना, सारे मत सर्च करो, कोई एक डिवाइस पे सर्च करो, अननेसेसरी ट्रैफिक मत बढ़ाओ, नहीं तो प्राइस बढ़ जाता है, 100 200 300 रुपए ना पर टिकट बढ़ जाएगा, वो बढ़ा के दिखाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये मोड यूज करो, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा। बट अभी जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, दिस वोंट चेंज हाउ द डेटा इज कलेक्टेड बाय द वेबसाइट्स यू विजिट, तो आई डोंट थिंक अब इसके बाद इनकॉग्निटो का भी कोई मतलब है, क्योंकि वेबसाइट वाले को तो पता चल ही रहा है ना कि आप सर्च कर रहे हो, वो प्राइस बढ़ा देगा। तो ये भी सब चीजें टेक्नोलॉजी में होती है जो अपने को आइडिया नहीं होती। अभी कल ही मैं एक रील देख रहा था, रील के ऊपर ना वो लोग टेक्नोलॉजी वाला कोई पेज था, वो लोग कंपेरिजन कर रहे थे कि बोले ऐसी रूमर्स हैं कि आप एंड्रॉयड डिवाइस पे अगर कोई होटल का रूम बुक कराते हो और आईओएस पे कराते हो, तो आईओएस पे महंगा दिखाता है। तो 2 लोग बैठे थे, एक एंड्रॉयड लेके बैठा एक एप्पल लेके बैठा, और दोनों सेम वेबसाइट पे जाके सेम होटल सेम डेट टाइम सब चेक कर रहे थे, और एक्चुअली में ऐसा था। उन्होंने बोला बोले आईओएस पे रूम महंगा दिखा रहा है और एंड्रॉयड पे सस्ता दिखा रहा है। अब सोचो, ये भी दिमाग लगाते हैं वो, दे नो कि जो आईओएस यूजर है, एप्पल का फोन यूज कर रहा है, उसके पास पैसे होंगे खर्चा करने के लिए, तो वो थोड़े पैसे ज्यादा दे सकता है। तो जो रूम 30,000 समथिंग का एंड्रॉयड पे था, 32,000 33,000 का iOS पे था। सोचो अब कितना दिमाग लगा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, ये भी होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है। तो ये ऑप्शन है इनकॉग्निटो मोड, जिसमें ऐसा बोलते हैं कि हिस्ट्री और किसी यूजर को नहीं दिखेगी, लेकिन वेबसाइट पे तो दिख ही रही है, तो ऐसा उतना वो उसका पॉइंट रह नहीं गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक ब्राउजर में दिखती है, बोला हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरनेट? अब ये तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरे से अच्छा आप जानते हो। ठीक है, इंटरनेट क्या आपको पता ही है, तो फिर वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहे, बोरिंग सा हो जाएगा। टेक्निकल बातें मैंने हाईलाइट की है। द इंटरनेट यूजेस टीसीपी आईपी एज इट्स बेसिक प्रोटोकॉल। इसका भी फुल फॉर्म आप नोट करके रख लो। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, लिख लो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सुना है आईपी एड्रेस, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जिसमें आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, शायद इस डिवाइस का भी होगा। चलो इनकॉग्निटो में ट्राई करते हैं।
देखो ये रहा, आईपी एड्रेस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, ये कुछ वर्जन 4 वर्जन 6 है समथिंग, दिस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, कुछ ऐसा दिखता है। इस डिवाइस में, जिस डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है, उस डिवाइस का एक ट्रैकिंग एड्रेस होता है। अब मैं अगर इस डिवाइस से किसी को एक ईमेल भेज दूं, तो वो ये पता कर सकता है कि ईमेल आया कहाँ से, पूरे वर्ल्ड के कौन से कोने से आया, कैसे पता चलेगा? इसके थ्रू, दिस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। आपके फोन का भी होता है, आपके फोन में भी कुछ सेटिंग होती है, आप सेटिंग्स में जाके अगर चेक करोगे तो आईपी एड्रेस आपके फोन का आप चेक कर सकते हो, बिकॉज आप इंटरनेट उसमें यूज करते हो। तो एक मोबाइल फोन का डिवाइस नंबर होता है, IMEI नंबर बोलते हैं, और एक आपके इंटरनेट का आईपी एड्रेस होता है। आपके घर पे वाईफाई है तो उसका भी आईपी एड्रेस है, आपके मोबाइल फोन में सिम कार्ड है उसका भी आईपी एड्रेस है। तो आप किसी को फोन कर रहे हो, व्हाट्सएप कॉल कर दिया, कुछ भी कर दिया, और कोई साइबर सेल में कंप्लेंट कर दे कि फेक कॉल है, ऐसा है वैसा है, तो कहाँ से आया वो ट्रैक हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। वैसा तो दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये बताया हुआ है। तो इसके अंदर दिखता है, लोकेशन दिखा देगा यार। सिक्योरिटी के लिए ये चीज जरूरी है, वरना इंटरनेट पे कोई किसी को ऐसे कुछ भी मैसेज भेजेगा और ट्रैक नहीं हो पाएगा कौन है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे। पहले के टाइम पे होता था, वो लैंडलाइन फोन आते थे ना, तो लैंडलाइन फोन में ना वो कॉलर आईडी नहीं होता था। तो अगर आपके लैंडलाइन पे किसी का फोन आया तो कहाँ से आया वो नहीं पता चलेगा। तो लोग ना परेशान करते थे मिस कॉल मार के। हाँ, स्कूल के टाइम में बच्चे भी ऐसा करते थे, दोस्त का नंबर मिल गया ना, आधी रात को मिस कॉल मार के छोड़ दिया, अब घंटी बज रही है, पूरा घर उठ गया, या फोन उठाएगा फोन काट दो, पता ही नहीं चलेगा कौन कॉल कर रहा है, मालूम नहीं पड़ता था। धीरे धीरे फिर आया कॉलर आईडी, तो आपके फोन के साथ एक डिवाइस अटैच कर दो, या वो फोन में डिस्प्ले आता था, किसके नंबर से फोन आ रहा है पता चलती थी। अब वो कॉलर आईडी वाला लैंडलाइन सबके घर पे नहीं था, बट जिसके घर पे था उसको मालूम पड़ जाती थी कौन कॉल कर रहा है। तो वो भी टेक्नोलॉजी। अब तो आपके फोन में, मोबाइल फोन में तो अलग ही चीज हो गई, ट्रू कॉलर आ गया। अब फोन उठाने से पहले मैं वेट कर रहा होता हूँ कि ट्रू कॉलर पे नाम आ जाए, क्योंकि 90% स्पैम कॉल होते हैं, बैंक वालों के, क्रेडिट कार्ड वालों के, यही फोन आते हैं। तो लगता है उठाना है नहीं उठाना है, देखना पड़ेगा। तो दैट इज अ फैसिलिटी, धीरे धीरे अपग्रेड हो गया वैसे। चल नेक्स्ट, व्हाट इज ई कॉरेस्पॉन्डेंस? इंटरनेट के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस करना, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस, सब एमसीक्यू में फालतू चीजें पूछेंगे। नेक्स्ट, ईमेल की हिस्ट्री बता रहे हैं। चलो काम की चीजें देखते हैं, फालतू की चीजें जाने देगा। हिस्ट्री दे रखी ईमेल की, वो देख लो। हाँ, सबसे पहले 1965 में MIT यूनिवर्सिटी, यूएस की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, इन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि ईमेल सिस्टम कैसे काम कर सकता है, सैंपल बताया था, और उसका नाम रखा था उन्होंने मेल बॉक्स। ये भी MCQ वाला कंटेंट हो गया। अब ये ईमेल सिस्टम जिसने डिजाइन किया था उसका नाम है टॉमलिंसन। ये भी MCQ, नाम ध्यान रखना, टॉमलिंसन। अच्छा, इसने एक फॉर्मेट बनाया कि ईमेल आईडी कैसा दिखेगा। आज की डेट में आपका ईमेल आईडी होगा ना कुछ समथिंग @gmail.com, तो ये @ आगे आपका कुछ नाम, पीछे gmail.com। ये जो फॉर्मेट है ये टॉमलिंसन ने डिसाइड किया था, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये यूजर @host, ये कुछ ऐसा हो गया जैसे मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, तो मेरा नाम है, ये मेरा यूजर नेम हो गया। फिर @ तो बाय डिफॉल्ट है, पीछे है gmail.com। तो ये जो है ना, ये जीमेल, ये कौन है? होस्ट। gmail.com होस्ट है, जिसने मेरा आईडी बना के मुझे दिया। तो जो भी मेल आते हैं वो जीमेल पे आते हैं, तो वो होस्ट हो गया और मैं यूजर हो गया। तो ये है आपका यूजर नेम, ये @ एक सिंबल है, और पीछे होस्ट। ये @ टॉमलिंसन ने डिसाइड किया, और पूरा वर्ल्ड आज भी @ यूज कर रहा है। इसमें और भी कुछ हो सकता था, वो हैशटैग ले सकता था, एक्सक्लेमेशन लगा सकता था, कुछ और वर्ड ले सकता था, लेकिन उसने @ का सिंबल सिलेक्ट किया, और आज तक वही चल रहा है। और पूरे वर्ल्ड में कोई इसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा, बिकॉज चेंज करने जाएंगे तो क्या होगा ना, एक से ज्यादा फॉर्मेट्स हो जाएंगे। तो फिर अगर आप यूनिवर्सल नहीं रखोगे सिस्टम, तो इंडिया से अमेरिका ईमेल भेजना होगा तो कुछ अलग ही चल रहा है, इंडिया में @ चल रहा है, वहाँ हैशटैग चल रहा है, कैसे भेजोगे आप? तो कॉमन सिस्टम एक्सेप्ट करना जरूरी है, इसलिए ये आज तक चेंज हुआ नहीं। अब ये टॉमलिंसन को बोलते हैं फादर ऑफ ईमेल, इन्होंने इन्वेंशन किया था, वैसे बोला हुआ है। नेक्स्ट,
1974 तक सिचुएशन ऐसी थी कि ईमेल की टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएस की मिलिट्री यूज करती थी इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए एक दूसरे को, ठीक है, वो पॉइंट था। लेकिन बाद में उन्होंने पब्लिक के लिए इसको ओपन किया एंड दैट इज अ चेंज, ये बात है। पासवर्ड था, सब सीक्रेट था, ईमेल की टेक्नोलॉजी आम पब्लिक के लिए नहीं थी। 1976 के बाद ये टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए ओपन की गई, इसको कमर्शियल पैकेज या कमर्शियल सॉफ्टवेयर की तरह सेल किया गया और फिर लोग इसको धीरे धीरे यूज करने लगे। ये वैसी बात हो रही है। स्टार्टिंग में 1972 में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी फॉर ईमेल, उसको बोलते थे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एफटीपी, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल मैसेज भेजने के लिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एफटीपी के बाद आई एसएमटीपी, सिंप्लीफाइड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसमें जो भी कमियां थी वो इसमें इन्होंने ठीक कर दी 1980s में। उसके बाद प्रॉब्लम ये आया कि एसएमटीपी में वायरस आने लगे, वर्म वायरस, स्पैमर्स, ये सब प्रॉब्लम आने लगी, तो इसको सुधारना जरूरी था। तो इसके बाद एक नया सिस्टम निकाला, उसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब ये ईमेल रिसीव करने का एक स्टैंडर्ड बन गया वैसा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आईएमईपी अपग्रेड, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि अगर आप ऑफलाइन हो, इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो आप अपना मेल बॉक्स या ईमेल चेक नहीं कर सकते। अपना फोन में अगर आप ऑफलाइन चले जाओ, नेट बंद कर दो, तो भी मेल बॉक्स तो ओपन होगा ना, जो मेल अभी तक आ चुके हैं वो तो आप पढ़ सकते हो। इसमें ये प्रॉब्लम था कि ऐसा नहीं कर सकते थे, वो लोड नहीं होगा। ये जो आया आईएमईपी, उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि इंटरनेट से आप डिस्कनेक्टेड भी हो तो जो मेल्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी वो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये थोड़ा याद कराने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेंशन किया है इन्होंने। फिर 90s में तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए मार्केट में। एक याहू आ गया और एक हॉटमेल आ गया। ये हॉटमेल वाला जो है ना, ये तो इंडियन है, ठीक है, यूएस में रहता है, सबीर भाटिया नाम है इसका। ये हॉटमेल का फाउंडर है। अभी रिसेंटली मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था, अपने यूट्यूब पे पॉडकास्ट चलते हैं ना, तो एक तो ये वो रणवीर का पॉडकास्ट आपने देखा होगा, और एक राज शमानी करके। तो राज शमानी के पॉडकास्ट में आए थे एंड इन्होंने ये हॉटमेल स्टार्ट किया था 90s में, और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल परचेज कर लिया एंड ये बंदा रातों रात करोड़पति हो गया क्योंकि इतने पैसे दे दिए। कुछ तब के टाइम में $4 बिलियन के ऐसे कुछ दिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी कंपनी टेक ओवर करने के लिए, और उतने पैसे उसने कमा लिए वैसा। तो टेक्नोलॉजी वैसे डेवलप की थी। तो .com वाली जो वेबसाइट्स है, yahoo.com, hotmail.com, ये सब जो है ये वेबसाइट्स तब आई और फिर आज वो चल ही रहा है। पर आज के डेट में जो एक है ना गूगल, इसका कंपटीशन नहीं है। अब सब लोग जीमेल पे आ गए। मेरा पहला ईमेल आईडी याहू पे था, उसके पहले हॉटमेल आया था, और अब फिर उसके बाद जीमेल आ गया, और अब सब लोग जीमेल आईडी बना रहे हैं क्योंकि गूगल जो है वो प्लेयर नंबर 1 बन चुका है। तो वो प्लस पॉइंट है। ईमेल के फीचर्स क्या है? हेड पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक है, सीधी बात है ना, मैं चिट्ठी लिखूंगा उसको ईमेल तो बोल नहीं सकता। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई पैसे तो लग नहीं रहे आपके, सस्ता है। पैकेज मतलब इट इज अ सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर आता है MS आउटलुक, उसके थ्रू आप ईमेल्स भेज सकते हो, मैनेज कर सकते हो। नीड नहीं है लेकिन अवेलेबल है। इंटरफेस मतलब दिखता कैसा है, तो आप ईमेल लिखने जाओगे तो आपको कुछ फॉर्मेट तो उसका दिखेगा ना मेल के अंदर के, भाई ऐसा दिखता है, दैट इज इंटरफेस। फाइल अटैच करनी है तो अटैचमेंट्स। स्पैम का मतलब जो फालतू ईमेल आते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, एक स्पैम फोल्डर होता है, अपने आप उसमें चले जाते हैं। तो ये भी एक उसका प्लस पॉइंट या फीचर है। एक पॉइंट है सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब ये है कि सपोज मैं किसी को ईमेल लिख रहा हूँ, ये मेरा मेल बॉक्स है, मैं उसमें लिखूंगा टू करके सो एंड सो, जो भी कंटेंट है वो लिखूंगा। लास्ट में एक होता है, मुझे ना अपना एक फिक्स फॉर्मेट रखना है एंड में, तो मैं उसमें ना मेरा नाम लिखा हुआ है, वैसे स्नेह भाटिया, मोबाइल नंबर और बाकी कुछ चीज़ें लिखनी है, ईमेल आईडी, ऐसा कुछ एक फिक्स फॉर्मेट मुझे हर ईमेल के नीचे चाहिए। तो या तो मैं हर ईमेल के नीचे ये मैन्युअली टाइप करूँ, या एक ऑप्शन होता है मेल बॉक्स में एज ए सिग्नेचर, आप सेटिंग्स में जाके इसको फिक्स कर सकते हो। तो मैं किसी को कुछ भी मेल भेजूंगा ना, ये नीचे बाय डिफॉल्ट ये डेटा
चला ही जाएगा साथ में, तो मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, वो एक एडवांटेज, दैट इज कॉल्ड अ सिग्नेचर। सर्च ऑप्शन है, आप मेल सर्च कर सकते हो। एक क्लाउड स्टोरेज भी होता है, कुछ आइडिया इसके बारे में, व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज? बोलो। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, कुछ सुना? कुछ आइडिया? ट्राई तो करो। कुछ भी आइडिया नहीं? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, आई क्लाउड, नहीं? अभी जो गूगल ड्राइव अपने यूज कर रहे थे ना, वो और कुछ नहीं, वो क्लाउड सर्विस है। गूगल वाला मुझे एक फैसिलिटी देता है कि मैं ऑनलाइन उसके सर्वर पे डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो मुझे अगर कुछ कंटेंट डाउनलोड करना है, जैसे अब ये जो फाइल है मेरे फोन में थी, अब मुझे ये फाइल जो है वो इस डिवाइस पे चाहिए थी, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे पास है कि मैं गूगल ड्राइव का यूज कर लूँ। दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, और कुछ भी नहीं है। मेरे फोन में मेमोरी कार्ड नहीं भी हो तो भी चलेगा, मैं गूगल की मेमोरी पे डेटा स्टोर कर सकता हूँ, तो वो चीज़ मेरे लिए एक एडवांटेज है कि मुझे स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं। नाउ दिस इज अ ड्राइव, ये रहा इसका होम पेज, दिस इज अ ड्राइव। तो मुझे जो भी कंटेंट इसमें रखना है मैं ऐसे फोल्डर बना के रख सकता हूँ। आपको जो भी नोट्स मुझे देनी है वो मैंने फोल्डर बना के रखी है। मुझे भाई CSWT के नोट्स देने, सब्जेक्ट वाइज मैंने कंटेंट रख दिया, जो कंटेंट मुझे ओपन करना है मैं कर सकता हूँ। ये मेरे डिवाइस पे स्टोर नहीं है, ये गूगल के सर्वर पे स्टोर है। तो गूगल वाले की स्पेस यूज कर रहा हूँ मैं। हर ईमेल आईडी के साथ 15 GB स्टोरेज स्पेस गूगल आपको फ्री देता है। उसके ऊपर अगर आपको परचेज करना है तो आप मंथली चार्जेस पे करके डेटा यूज कर सकते हो। कुछ मंथली ये लोग चार्ज करते हैं 130 रुपीज के अराउंड, और उसमें आपको 100 GB स्टोरेज मिलता है एवरी मंथ। तो मुझे ना मेमोरी कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं गूगल के सर्वर पे 100 GB का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। उससे ज्यादा अगर चाहिए तो और पे करो, वो और आपको स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करेगा, वैसा है। तो दिस इज कॉल्ड अ क्लाउड। अपने डिवाइस पे ना स्टोर करके उसके सर्वर पे स्टोर करना, इसको हम बोलेंगे दिस इज अ क्लाउड सर्विस। ठीक है, तो आपको ये मिलता ही है इसके अंदर। जीमेल पे आपके जो ईमेल है वो गूगल के सर्वर पे स्टोर्ड है, आपके फोन में स्टोर्ड नहीं है, वो प्लस पॉइंट है। वर्क प्लेस पे चेंज आ गया ना, ईमेल फैसिलिटी आने से काम करने का तरीका बदल गया, ये एक एडवांटेज है। ईमेल के फीचर्स क्या क्या है ये सब तो हमने देख ही लिए, ये बता ही दूं आपको। इसमें मेरा ईमेल शायद ही लॉगिन होगा, देख लेते हैं। ये आ गया आपका मेल बॉक्स। अब फीचर्स आपको चाहिए तो यहाँ से देख सकते हो, ये सारी चीजें जो है वहाँ पे उन्होंने समझाई। सेंट वाला अलग ऑप्शन है, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, स्पैम, जो आपने मेल डिलीट किए वो ट्रैश पे रहते हैं। कैलेंडर्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, कोई फेवरेट करना है तो स्टार कर सकते हो, ये सब चीजें होंगी। प्रमोशन वाले ईमेल्स भी आते रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ये सारे ईमेल जो है वो आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से एक मेल बॉक्स के सारे फीचर्स जो है वो आपके सामने वैसा है। दिस इज अ मेल बॉक्स। चलिए आगे देखें। यही पॉइंट्स इन्होंने इसमें समझाए हुए हैं, अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसमें बोला है कि कुछ फील्ड्स होती है, जैसे अगर आप मेल स्टार्ट करते हो तो कंपोज मेल का एक ऑप्शन आता है, कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आता है, ये कुछ फील्ड्स आती है। टू वाली फील्ड ईमेल में, ये भी दिखा देता हूँ, मेल में देख लेते हैं ना, टू CC BCC करके ऑप्शन आते हैं। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, ये रहा कंपोज, देख लो। ठीक है, मुझे मेल भेजना है तो भाई मेरे ईमेल आईडी पे मैं मेल भेज सकता हूँ यहाँ से। तो ईमेल आईडी अगर वो सेव्ड होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो मैं टाइप करूंगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा ईमेल आईडी मैंने टाइप कर दिया कि मुझे भेजना है। इसमें ऑप्शंस है CC और BCC। ना व्हाट इज CC एंड BCC? CC का मतलब है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, डिफरेंस कुछ आइडिया आपने कहीं पे पढ़ा हो पहले, CC और BCC में कुछ फर्क पढ़ा है कहीं पे?
ट्राई करना है, कुछ याद आ रहा है तो बता सकते हो। बोलो नहीं। हाँ हमें दिखता नहीं है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में वही है। हाँ और वो दिखेगा। तो इसमें ऐसा है कि देखो इग्नाइट एकेडमी की आईडी से मैं इस ईमेल आईडी पे मेल भेजना चाहता हूँ और आप सबके ईमेल आईडी पे भी मेल भेजना चाहता हूँ, सेम मेल। तो मैं 5 बार अलग अलग थोड़ी भेजूंगा। एक ऑप्शन पता है क्या है कि मैं यहीं पे और ईमेल आईडी टाइप करना स्टार्ट कर दूं, ये ऑप्शन भी है मेरे पास। दूसरा ऑप्शन है मैं सीसी या बीसीसी का यूज कर सकता हूँ। फर्क क्या है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये ईमेल आईडी वाला यूजर इस मेल पे एक्शन ले कि भाई आपको काम करना है, आपके लिए ऑफिस में ये सब चीजें होती है, लेकिन इस मेल की जानकारी मैं और भी लोगों को देना चाहता हूँ कि भाई मैंने इसको एक ईमेल भेजा है और देख लेंगे कि ये इसके ऊपर काम करता है कि नहीं करता है। आप सबको भी मैं ये बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। अब एक बात तो ये है कि मैं कार्बन कॉपी वाले में आप सबकी ईमेल आईडी लिख दूं, तो इस मेल पे जिसका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे उसको मैं 2 में लिखूंगा और बाकी के जो एक्स्ट्रा लोग हैं जिनको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जिनको उस पर कुछ एक्ट नहीं करना है, उनका नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब ईमेल आईडी। ठीक है, दैट इज कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी में क्या होगा कि जब इसको ये मेल मिलेगा तो इसको दिखेगा कि ये ईमेल और कितने लोगों को गया और आप 5 की ईमेल आईडी नीचे दिखेंगे। आई बात समझ में क्लियर? लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे आप सबके ईमेल आईडी लिखे, ठीक है, तो जब इसको ये ईमेल मिलेगा ना तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि और किस किस को ईमेल गया है। एक दूसरे के ईमेल आईडी सीक्रेट रहेंगे। दैट इज अ डिफरेंस। आई बात समझ में? तो कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका यूज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एक दूसरे को ईमेल आईडी नहीं शेयर करना हो तो कार्बन कॉपी मत करो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर दो, और अगर नहीं फर्क पड़ता है तो कार्बन कॉपी कर दो। ये वैसा हो गया। अब जैसे मैंने एमबीए का कोर्स ज्वाइन किया तो मैं डिस्टेंस लर्निंग कर रहा था। अब वो एमबीए में पूरे गुजरात के बच्चे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहां के कोऑर्डिनेटर ने जो ईमेल हमको भेजते हैं वो, तो उसमें ना बाकी सबको सीसी में डाल रखा था। तो हम सब एक दूसरे के ईमेल आईडी देख के अपना ग्रुप भी बना सकते हैं, पर नहीं करना हो तो भी ठीक है। बट अगर वो बीसीसी करते हैं तो मुझे कम्युनिकेशन में सिर्फ 2 और फ्रॉम ही दिखता, तीसरा कोई नहीं दिखता। दैट इज अ डिफरेंस। ये चीज व्हाट्सएप पे भी है। व्हाट्सएप पे एक अपन ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप में मैंने आप सबको ऐड किया ना, तो आप सबके कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे को दिखने लग गए। अब आप चाहो तो एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये है कि मेरे फोन में लिस्ट बन जाती है, मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी है इसमें आप सब लोग हो, पर वो लिस्ट सिर्फ मेरे फोन में है। अब मैं उस लिस्ट में कुछ भी मैसेज डालता हूँ ना तो आपको इंडिविजुअली पहुंचता है, तो यू डोंट नो कि वो मैसेज मैंने और किन लोगों को भेजा है, बिकॉज ग्रुप में नहीं डाला, ब्रॉडकास्ट लिस्ट है वो सिर्फ मेरे पास है। बट ये अगर व्हाट्सएप ग्रुप है और ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ तो आपको सबको पता है कि भाई ये मैसेज जो है हम सबने पढ़ लिया, ठीक है, तो वो अलग चीज होगी। वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंस है सीसी और बीसीसी, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब क्या कि ईमेल करने का पर्पस क्या है, और ये आपका मेन कंटेंट जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो वे सेंड, अब ये देखो अटैचमेंट वाला ऑप्शन आ गया, इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव, अटैच, इंसर्ट फोटो। अटैच में आपको जो भी फाइल अटैच करनी है आप कर सकते हो, ऑप्शन है। ड्राइव में से करना है, फाइल मैनेजर में से करना है, मीडिया में से करना है, ये सारी चॉइस आपको मिल जाएगी, तो वो प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये ईमेल वाले ऑप्शन थे। बाकी देख लेते हैं सीसी बीसीसी क्या है, वो डिफरेंस पता चल गया आपको, ग्रुप कॉन्टैक्ट एंड एवरीथिंग, बेसिक चीजें। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आंसर में क्या है, ऑप्टिमाइजिंग। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो टोटल कितने पेज है, ठीक है, ये 1-2 पेज ले लेते हैं, बाकी फिर इंटरनेट वाला कल के लिए रखूंगा। इजी आंसर है, कवर हो जाएगा। इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आपको ईमेल लिखना है तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सिंपल, पहले तो बोला ग्रामर, स्पेलिंग, वो सब का ध्यान रखो, टोन लिखने का उसका ध्यान रखो। फिर बोला देखो ईमेल के अंदर ना इमोजी यूज नहीं करने चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल में आप इमोजी यूज कर रहे हो तो कैसा लगेगा। व्हाट्सएप मैसेज पे अपन चैटिंग कर रहे हैं, अलग चीज है, उसमें तो क्या होता है ना, इमोजी से काम हो जाता है। इतनी बार ना एक इमोजी भेज दिया तो लिखने की जरूरत नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, मैसेज कन्वे हो गया। लेकिन फॉर्मल ईमेल में आप इमोजी भेजोगे, वो हाईफाई वाला, लाफ्टर वाला, स्माइली वाला, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो बोला है कि नहीं करना चाहिए। पर्सनल ईमेल हो तो बात अलग है। फिर बोला सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करो, जैसे मैंने रखा है इग्नाइट एकेडमी ऐप, तो वो प्रोफेशनल अकाउंट ऐप वाला हो गया, मेरा पर्सनल ईमेल आईडी अलग हो सकता है, ये भी ठीक है। अवॉइड स्पैमिंग, फालतू के मेल मत भेज भेज के लोगों को परेशान करो, कोई फायदा नहीं है। जो फाइल साइज अटैच करते हो आप, वो उसकी जो एमबी या केबी में साइज है ना, थोड़ा लिमिटेड होनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड सिग्नेचर वाली बात अपनी ऑलरेडी हो गई। जितना हो सके ईमेल को प्रॉम्प्टली रिप्लाई करो, अच्छी बात है, डेली चेक करते हो,
पुराने ईमेल डिलीट करते रहो, बेसिक बातें बोलिए। आप ऐसे ऐप्स भी यूज कर सकते हो जिसके थ्रू स्पैमिंग ब्लॉक किया जा सकता है, ऐसा भी होता है। फिर एक है रिप्लाई एंड रिप्लाई ऑल फीचर। रिप्लाई ऑल में क्या होगा ना, वो जो टू और सीसी वाले जितने भी होते हैं ना, आप एक साथ सबको रिप्लाई कर सकते हो। एक आपने रिप्लाई टाइप किया और उसमें बटन सिलेक्ट कर दिया रिप्लाई ऑल, इन सबको रिप्लाई चला जाएगा। और अगर सिर्फ रिप्लाई पे क्लिक किया तो सिर्फ टू वाले को जाएगा। तो ये डिफरेंस है, सोच के आपको यूज करना चाहिए, मिस्टेक नहीं हो जाए। सीसी बीसीसी वाला पॉइंट हो चुका है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहो तो इसको पढ़ के देख सकते हो, ट्राई करना। देखो डाउट्स आएंगे तो करा ही दूंगा, लेकिन एक बार आप पढ़ के देखना। एक टॉपिक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेरी लेके आना बस। इसके बाद लास्ट पार्ट है इंटरनेट इंट्रानेट, वो अलग ही टॉपिक है, तो अपने यहाँ तक रखते हैं। बाकी फिर जो भी रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया यहाँ तक तो बताओ। क्लियर है? ओके।